Hello everyone, welcome to NCERT series of class 11 biology. So today we are starting a new chapter 9 biomolecules. So let's start. There is a wide diversity in living organisms in our biosphere. Now a question that arises in our minds is, are all living organisms made of the same chemicals, that is elements and compounds? इसका मतलब ये है कि हमको पता है बायोस्फीयर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोस्फीयर में. से क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम केमिकल्स के बने होते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, क्या सब में सेम होता है? यू हैव लर्न्ड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड. इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और अ माइक्रोबियल पेस्ट, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective content per unit mass of a living tissue. इसका मतलब ये है, ये बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में एलिमेंटल एनालिसिस. अगर हम ऐसा एनालिसिस फाइंड आउट करें प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट में, तो उसमें क्या क्या मिलेगा हमको? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड बहुत सारे चीज़ें और भी मिलेंगी. रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू के हिसाब से और भी चीज़ें उनके मिलेंगी मास के अकॉर्डिंग, ठीक है. इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, ठीक है. अर्थ क्रस्ट में भी अगर हम ये सब करेंगे, नॉन लिविंग है होता है ना, अर्थ क्रस्ट तो नॉन लिविंग होता है, तो भी हमको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड बाकी चीज़ें, ठीक है. वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन द टू लिस्ट? in absolute terms no such differences could be made out, ठीक है. दोनों लिस्ट में मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बात कर रहा है. लिविंग में और अर्थ क्रस्ट हो गया नॉन लिविंग, तो दोनों के बारे में बात कर रहा है कि क्या सेम टाइप की चीजें मिलती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें सेम है. तो बेसिक चीजें तो सेम है. ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट और ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है. तो जितनी भी सारी एलिमेंट्स प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, वो भी प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू में. हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust. So ये क्या बोल रहे हैं कि क्लोजर एग्जामिनेशन जब डिटेल एनालिसिस करते हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का ज्यादा क्वांटिटी होगा किस में? लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन एंड हाइड्रोजन का ज्यादा क्वांटिटी होगा एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, ठीक है. नाउ हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन? वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, what type of organic compounds are found in living organisms? How do one go about finding the answer? To get an answer one has to perform a chemical analysis, ठीक है. लिविंग टिश्यू में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, तो देखते हैं. वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर, ठीक है, एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सोल्यूशन. कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सोल्यूशन में यूजिंग अ मोर्टर एंड अ पेस्टल, ठीक है. वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, स्लरी फॉर्म बन गया, स्लरी मीन्स पेस्ट बन गया, ठीक है. इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस. दोनों चीजें आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है. तो हमने कोई लिविंग टिश्यू लिया, उसको हमने ग्राइंड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, लिखा है ना यहाँ पे. वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ग्राइंड कर लिया मोर्टर एंड पेस्टल में, उसका पेस्ट बना लिया, फॉर्म अ पेस्ट, फिर उसको फिल्टर कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है. If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain 2 fractions. One is called as the filtrate, or more technically the acid soluble pool, and the second the retentate or the acid insoluble fraction. तो अब ये देख सकते हैं, हमने इनको पेस्ट को एक बीकर में लेके इसको करा छाना, ठीक है. तो यहाँ पे हमको 2 टाइप के पूल मिलेंगे, एक एसिड इनसॉल्युबल पूल और एक सॉल्युबल पूल. जो सॉल्युबल पूल होता है फिल्ट्रेट, जो नीचे आ जाएगा. ये छोटे छोटे साइज के होते हैं ना, तो जल्दी से छन के नीचे आ जाएगा. और जो बड़े बड़े साइज के होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर रह जाएंगे, तो उनको बोलते हैं रिटेंटेट, ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है, एसिड इनसॉल्युबल पूल रिटेंटेट, एसिड सॉल्युबल पूल होता है फिल्ट्रेट. आपको याद कैसे रहेगा? तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ याद, आर है रिटेंटेट और इन रिन सोप होता है ना, तो ठीक है. तो रिन से आप हमेशा कभी भूलेंगे नहीं, रिटेंटेट होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल. इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. The acid soluble pool and the second is the retentate or the acid insoluble fraction. Scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool.
एसिड सॉल्युबल पूल में साइंटिस्ट को बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं। कई बार डिफरेंसेस भी देख लेते हैं, इसमें एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है बट मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ। एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या डिफरेंस है? एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट होता है, ये रिटेंटेट होता है। इसका जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का वो कम होता है, 80 to 800 डाल्टन्स, ठीक है। और इसका होता है ज्यादा, एसिड इनसॉल्युबल का 10,000 डाल्टन्स, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन्स। इनको बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और ये होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। साइज ज्यादा है तो बिग होंगे ना मॉलिक्यूल साइज में। ये होता है सिंपल शुगर्स और ये होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो जितने भी छोटी छोटी चीजें होंगी जैसे शुगर्स मिलके बनाते हैं पॉलीसैकेराइड, तो बड़ा वाला जो साइज का होगा वो एसिड इनसॉल्युबल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अमाइनो एसिड्स वो प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन इनसॉल्युबल में हो जाएगा, अमीनो एसिड सॉल्युबल में। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है तो न्यूक्लियोटाइड सॉल्युबल में हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड इनसॉल्युबल में हो जाएगा। तो इसमें सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये सारी जो चीजें प्रेजेंट होती हैं वो साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल्स, साथ में ऑर्गेनल्स भी लेंगे क्योंकि ऑर्गेनल्स के अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ एक चीज और इसका एक्सेप्शन है कि लिपिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका लेस होता है मॉलिक्यूलर वेट, लेस देन 800 डाल्टन्स होता है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि, और ये क्या करते हैं? वेसिकल्स बनाते हैं ग्राइंडिंग में। जब इनको मिक्सी में पीस देते हैं या पीस देते हैं तो ये वेसिकल्स फॉर्म करते हैं और इसलिए ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाते हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल में लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। जबकि होना चाहिए इनको एसिड सॉल्युबल में क्योंकि इनके साइज के अकॉर्डिंग, बट ये आ जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फॉर्म में क्योंकि वेसिकल फॉर्म कर ले। तो ये एक एक्सेप्शन केस है और ये एक स्ट्रिक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। वैसे तो लिपिड है मैक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन अगर इनका साइज छोटा है तो ये छानेंगे, जब आप सीव से छानेंगे तो ये एसिड सॉल्युबल में आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द एनसीईआरटी, in higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. ठीक है, it will suffice to say that one extracts the compounds and subjects the extract to various separation techniques till one has to separate a compound from all other compounds. तो इससे सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे तो रिलेटेड, इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं कंपाउंड का, फिर और सेपरेशन टेक्निक्स से अदर कंपाउंड्स भी हम लोग फॉर्म करते हैं। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। एनालिटिकल टेक्निक्स एंड अप्लाई टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो और एनालिटिकल टेक्निक से हमको क्या पता चलता है? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड मिल जाता है हमको। All the carbon compounds that we get from living tissues are called as biomolecules. Biomolecules की definition पता होनी चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो भी ऑल द कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो भी हमको लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हमको लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं इनऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करेंगे? लिविंग टिश्यू लिया, से लीफ और लीवर वे किया। वन वे इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, से लीफ और लीवर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वेट वेट एंड ड्राइड, ठीक है। ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, वाटर पूरा इवेपोरेट कर देंगे ड्राई करने के बाद। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, जो रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा? द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ट, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म, CO2 वाटर वेपर एंड आर रिमूव्ड। तो जब हम उसको बर्न करेंगे तब क्या होगा कि सारे कार्बन कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में, ठीक है। कार्बन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? जो ऐश बचेगा। ऐश में क्या होता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं। शॉर्ट नोट मैंने इसका भी बनाया हुआ है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एनालिसिस, ये हमें जो पहले किया था ये वाला था ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट किसी भी लिविंग टिश्यू में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में ऐश एनालिसिस टेस्ट होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन, फॉस्फेट्स, सल्फर, ये सारी चीजें, ठीक है। क्या किया? लिविंग टिश्यू लिया, कोई भी लीफ, लिवर, इसका वेट वेट लिया, ठीक है।
फिर उसके बाद उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद ड्राई वेट लिया, उसके बाद उसको बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद क्या मिलेगा हमको, ऐश मिलेगा। बर्न करने के बाद CO2 रिमूव हो जाएगा। अब ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इसमें मिलेंगे ही नहीं हमको, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, बर्निंग क्या होता है, बर्निंग से CO2 रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ऐश मिल गया। ऐश को हम लोग जब केमिकल एनालिसिस करेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें हम लोग ढूंढ सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब एसिड सॉल्युबल में। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा, ठीक है। एलिमेंटल एनालिसिस हमको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स गिव्स अस एन आइडिया ऑफ काइंड ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। तो एलिमेंटल एनालिसिस से हमको क्या पता चलता है, लिविंग टिश्यूज में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सब पता चलता है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। कंपाउंड्स से हमको पता चल जाता है लिविंग टिश्यूज में। फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, बेसिक न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, ऐसे हम लोग उनको क्लासिफाई करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को, ठीक है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, लेकिन अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। होप दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, ठीक है, एज द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक देखिए अमाइनो एसिड का ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। सी होता है ये अल्फा कार्बन होता है, जिसमें कि ये होता है अमाइनो ग्रुप और ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और ये होता है आर ग्रुप, इसको बोलते हैं आर ग्रुप, ठीक है। आर ग्रुप वेरिएबल होता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज होता रहता है, ये सब फिक्स रहेगा। अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये सारी चीजें फिक्स हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं आर ग्रुप, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है अलग अलग अमाइनो एसिड्स में, तो अलग अलग उनके बेसिस पे उनका नेम्स होता है। बस देखते हैं अभी क्या बोलता है। ये एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, hence they are called as alpha amino acids. alpha amino acids they are substituted methane. substituted methane इनको क्यों बोलते हैं, मीथेन का क्या स्ट्रक्चर होता है पता है, CH4 होता है ना मीथेन, देखिए थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसमें 4 हाइड्रोजन है और इसमें 1 हाइड्रोजन है, बाकी सारे ग्रुप्स चेंज हो गए हैं, तो इनको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, मतलब एक तरह से, इसलिए इनको सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स भी बोला जाता है। और इनको अल्फा अमीनो एसिड्स क्या बोलते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन में अटैच होते हैं दोनों ग्रुप्स, ठीक है। तो अल्फा अमीनो एसिड्स ये बोलते हैं, सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स बोलते हैं। देयर आर 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। 4 पोजीशंस में क्या क्या ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज आर ग्रुप। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स कुड बी अ हाइड्रोजन, the amino acid is called as glycine, a methyl group called as alanine and hydroxymethyl serine. There 3 of the 20 are shown in figure 9.1. इसमें आप देख सकते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सी हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप है। तो यहाँ पे सिंपल है, सिंपल अमाइनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट है ग्लाइसिन। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, H की जगह CH3 हो गया, सॉरी, एलेनिन में मिथाइल ग्रुप लग गया। अब सेरीन में क्या लग गया, CH2OH अल्कोहल ग्रुप लग गया, तो ये जाएगा सेरीन, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये आर ग्रुप है एक तरह से, यहाँ पे आर में H लगा हुआ है, आर ग्रुप में CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2OH लगा है, ये भी आर है। तो आर वेरिएबल है, आर चेंज होता रहता है अमाइनो एसिड्स में, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सेरीनिन। 3 के डायग्राम्स दिए हैं NCERT में, ठीक है, स्ट्रक्चर्स। 3 of the 20 are shown. The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and the R functional groups. Chemical and physical properties जो होती हैं वो किस वजह से होती है अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो, कार्बोक्सिल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स. There are acidic, glutamic acid, basic,
लाइसिन एंड न्यूट्रल वैलिन अमीनो एसिड्स। अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स ये डिसाइड करेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। सो 3 टाइप के अमीनो एसिड्स मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, इसमें दिया नहीं है उतना। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, 1 NH2 ग्रुप होते हैं, या तो 2 या 2 से ज़्यादा COH ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है, एसिडिक अमीनो एसिड का ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, और बेसिक में क्या होता है, 1 COH ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा NH2 ग्रुप होते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड का क्या एग्जाम्पल दिया है, लाइसिन। एंड न्यूट्रल में 1 NH2 एंड 1 COH दोनों सेम होगा, तभी तो न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वैलिन। तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों के एग्जाम्पल्स। फिर से देख लेते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स 3 देर आर एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, बेसिक लाइसिन एंड न्यूट्रल वैलिन अमीनो एसिड्स। याद रखना होगा इस एग्जाम्पल्स। सिमिलरली देर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जिसमें कि एरोमेटिक चेन होती है। तो अपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में थोड़ा आइडिया होगा आपको, एरोमेटिक रिंग होती है ना, टैरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल स्ट्रक्चर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप्स। इन लोग क्या है, अमीनो एसिड्स का एक आयनाइजेबल नेचर होता है कि आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग pH के सोल्यूशन में उनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। हैंस इन सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे इसको बोलते हैं ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं A, B एंड C। तो B को जो है ज्विटर आयन फॉर्म में रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है वो भी आयन के फॉर्म में, COO-, ये भी हो गया है आपका आयन के फॉर्म में। तो इसको ज्विटर आयन फॉर्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं अलग अलग pH में, इसलिए इनको एक स्ट्रक्चर का नाम दे दिया है ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विथ लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं लिपिड्स। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर बेसिक COO और OH, और एक होता है R ग्रुप। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। फिर सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है R ग्रुप में। ठीक है, COOH। ठीक है, ये तरह से ये है ऐसे RCOOH, एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है R ग्रुप से। तो ये हो गया आपका फैटी एसिड COOH, इसको ले लिया। ठीक है, और ये R ग्रुप है, ऐसे समझेंगे। ठीक है, फिर R ग्रुप कुड भी मिथाइल CH3 और इथाइल C2H5 और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स 1 कार्बन टू 19 कार्बन। ये जो R ग्रुप है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या ज़्यादा कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं फैटी एसिड में पामेटिक एसिड का देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स 1 कार्बन से 19 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अब इसमें देखिए लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होता है, लॉन्ग चेन होता है इसमें कार्बन का। CH2, यहाँ पे CH3 है 14, ये और COH ग्रुप लगा हुआ है। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये एक COH ग्रुप में, ये एक तरह से R ग्रुप हो गया। ये जो है ना, ये R है। ठीक है, तो आप टोटल कार्बन देखिए कितने हुए, 14 कार्बन इसके हुए, 14, 15, 16, तो 16 कार्बन इसमें होते हैं। ठीक है, 16 कार्बन होते हैं इसमें। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें जो बॉन्ड है अगर इसको हटा दें तो CH3, CH2, 14 और COOH। तो इस तरह समझाया गया है। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। Arachidonic acid has 20 carbon atoms including the carboxyl carbon. Arachidonic acid का इसमें एग्जाम्पल नहीं मेंशन है, इसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड। 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड या नॉन अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये भी आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। सैचुरेटेड में क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, विथ 1 और मोर C डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल एक एग्जाम्पल है लिपिड का। ठीक है, विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, CH है, CH2 उधर, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स OH OH OH। और इसको प्रोपेन क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या बोलते हैं। प्रोपेन का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, C3H8। ठीक है, C3H8 होता है। अब यहाँ पे देखिए आप 3 कार्बन है, C3 हो गया, और H8 देखिए कितने हैं, 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6 7 8 8 हो गए ना। C3H8 के फॉर्म में है ना ये।
C3H8, तो इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। OH ग्रुप्स लगे हैं, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी OH लगा और ये थोड़ा सा उसके फॉर्म में लग रहा है C3H8, ठीक है, प्रोपेन के फॉर्म में, ठीक है। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे H8 की जगह OH ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, तो इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला हुआ है। मैनी लिपिड्स है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बहुत सारे होते हैं जो लिपिड्स, जिसमें कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स दोनों होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और स्ट्रक्चर है ट्राइग्लिसराइड का, जिसमें जिससे दिया नहीं है, जैसे ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड क्या बनाता है, ट्राइग्लिसराइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा ही होगा, ठीक है। एस्टरिफिकेशन, ग्लिसरॉल को फैटी एसिड के साथ ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। R1, R2 और R3 ये सारे क्या है, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। R1, R2 और R3 ये सब क्या है, फैटी एसिड्स हैं। तो क्या होता है, मैनी लिपिड्स है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। कोई कोई लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। हियर द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। कभी कभी फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एस्टरिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो मोनोग्लिसराइड में तो सिंगल फैटी एसिड हो, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड में मतलब 2 और 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। ट्राई में 2 फैटी एसिड्स 3 होंगे, सॉरी। फिर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। इनको फैट्स एंड ऑयल्स भी बोलते हैं। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जिंजली ऑयल एग्जाम्पल है। ऑयल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स, ठीक है, जिंजली ऑयल। Can you identify a fat from the market? Some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compound in them. These are called as phospholipids. कुछ लिपिड्स होते हैं जिनके पास फॉस्फोरस होता है एंड ए फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, इसको फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देख सकते हैं, लेसिथिन इसका एग्जांपल है। तो कुछ जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है इसमें एंड ए फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, R1, R2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स, इनके प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन, अगर आपने मेरे साथ किया है, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे फॉर्म में 2 टेल होती है और 1 हेड होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। Lecithin is one example. Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structure. Lecithin इसका example है। Some tissues होते हैं जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं, उनके पास जो लिपिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं न्यूरल टिश्यूज में जो भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होप दिस मच इज क्लियर।